चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से उसके ऊपर बातचीत हुई थी, लेकिन कल आई एम नॉट रॉन्ग वो अपनी बात को उन्होंने नए मतलब जो है वो पहना दिए। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है कि पहले अटैक किया जाए, अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उनको मुस्महिल किया जाए और रिएक्शन देखा जाए, और उसके बाद जो है उसमें को जमा तफरीक करके कहा जाए जी कि मैंने तो मेरिट की बात कही थी। कम से कम मेरी होश में को एक दो के अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियां जो है मेरिट पे हुई हैं। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, जो भी 4 या 5 नाम आते हैं, और फौज की क़यादत भेजती है, वो नाम सीनियरिटी के हिसाब से भेजती है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर अपनी मशवरे के साथ जो है कंसल्टेशन के साथ जो है उसमें से आर्मी चीफ या नेवल चीफ या एयर चीफ जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि इनके करीब तरीन लोगों से जब टीवी पे पूछा जाता है कि इमरान साहब ने कल क्या कहा था और आप क्या कमेंट करेंगे, तो वो आगे से कहते हैं जी हमें सुना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने क्या, मेरी उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी ज़ाती, मैं वहाँ पे गया हुआ था। कोई कहता है जी कि मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कोई कुछ कहता है। लोग कतराते हैं इनकी बयानात के ऊपर जो है कमेंट करते। और परसों तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी के मुंतखब हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट किया जो इमरान खान साहब ने कहा। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। हमारी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की, उसको इन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि 3 साल में उन्होंने जितनी आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ की जो है तारीफें की हैं, शायद ही किसी और की तारीफ की हो। उनकी जो है सैलाब में या दूसरी आफात में मदद की, या उनकी जो भी, यहां तक कि ये खुद मीटिंग में नहीं आते थे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी, आपको भी पता है, जिनको आर्मी चीफ जो है वो चेयर करते थे। इमरान खान साहब गायब होते थे। कॉन्फिडेंस का ये आलम था कि वो अपनी जगह पॉलिटिकल मीटिंग्स जो थी या सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स जो थी वो आर्मी चीफ के हवाले होते थे। आज जब इक़्तिदार नहीं रहा उनके पास, तो हर शख्स में, पूरी क़यादत में जो है, हमारी अफवाज की क़यादत के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं, और वो आने वाली जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए शकूक व शुबहात डिलिबरेटली, जानबूझ के जो है उसके लिए शकूक व शुबहात जो है वो मेरिट की भी चले। उनकी बात मेरिट की ली, बुज़दार की अपॉइंटमेंट मेरिट की थी, या मौजूदा केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो मेरिट पे है। कौन सी चीज है जो वो मेरिट पे उन्होंने की है? बीआरटी की जो इंक्वायरी है वो दफन करा दी, क्या वो मेरिट था? तोशा खाना के मुताल्लिक बात नहीं करते, कहते हैं हीरे सस्ते हैं, वो मेरिट है? 180 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने यहां पे भिजवाया,
उनके लेटर पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। किसने लिखवाया और वो किसके अकाउंट में गया आप सबको पता है। वो बैरिया टाउन की लाइबिलिटी के अकाउंट में चला गया पैसा। वो क्यों चला गया? सुहावे में जमीन ली गई, उस पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 38 उसमें जो है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वो मेरिट है? या तोशाखाना के तहाइफ लेके उनको बेच देना, या F7 में एक दुकान के ऊपर, और उस पैसे को जो है अपने पास रख लेना, वो मेरिट है? वो एक मैक्सिम है कानून का कि आप जब इक्विटी क्लेम करते हैं या इंसाफ क्लेम करते हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। क्या इस शख्स के हाथ साफ है? कोई साफ नहीं है इसके हाथ। कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इन्होंने 3.5 साल के अंदर मेरिट पे की है? क्या इन्होंने दवाइयों का स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वो मेरिट था? चीनी के स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वो मेरिट था? गंदम के स्कैंडल की मेरिट इन्वेस्टिगेशन की है? क्या की है इन्होंने? नहीं की। किसी चीज की, किसी करप्शन की मेरिट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्या ये मेरिट था? किस मेरिट की बात करते हैं? क्या ये मेरिट है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया जाए और आप उसका जिम्मेदार जो है कभी किसी को ठहराएं, कभी पाकिस्तान में किसी अदारे को उसका जिम्मेदार ठहराएं, कभी जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को ठहराएं, और 25,000 रुपए महीने के ऊपर अमेरिका को खुश करने के लिए वहां पे एक मरासी भी रख लें? ये मेरिट है? वो कोई शख्स वो बात करे मेरिट की जिसने देखें, हेल्थ का जो बादशाह पाकिस्तान में बना हुआ इनका सगा कजन है। चाहे वो केपी हो या नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, या यहां पे इस्लामाबाद में हो या सिंध में कह रहा हूं, पंजाब में हो, वो एक शख्स जो है वो अमेरिका से बैठ के ऑपरेट करता है। क्या ये मेरिट है? किस मेरिट की वो बात करते हैं? इंक्वायरी कराएं। हमने तोशाखाना के ऊपर रिकमेंडेशन भेज दी है। हमने जो है उसके ऊपर 180 मिलियन पाउंड के ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट कर लिया है। नैब ने उसका नोटिस भी ले लिया है। आए पेश हो, हम अदालतों में 200 पेशियां नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ की बेटी ने भुगती हैं। पर्सनली जाके अदालतों में बैठे थे। ये वीडियो पे आता है, अगर आता भी है तो वीडियो पे आता है। क्या ये मेरिट है? मिसालें जो है खुलफाए राशिदीन की देता है, रियासत मदीना की बात करता है, बातें करता है जो शिर्क के करीब हैं, बातें उन हस्तियों की बात करता है जिनका जिक्र करते हुए जो है हमारे लिए जो है वो मुतबर्रक होता है, उनका जिक्र भी मुतबर्रक होता है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनकी बात करता है। आज इसकी पार्टी खुद इसको डिसोन कर रही है। इसकी पार्टी की जो क्यादत है, आप देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप साहब जानते हैं, आप मीडिया वाले हजरात जो हैं हमसे बेहतर जानते हैं कि कौन कौन कल और परसों 2 दिनों में किस किस इसके लीडर ने डिसोन किया। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं उसने क्या कहा है। वो तो लीडर बोलता पाया, कम से कम ऐप सुनो तो सही, उन्होंने कहना की है। कल कमेंट ही करना पड़ जाता है, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कमेंट करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। इसको डिफेंड कोई नहीं कर रहा है इसकी पार्टी के अंदर। तो मैं मुख्तसर, क्योंकि इन्होंने कल बयान जो है आपने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की है या उस पर कलाबाजी लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, ये डिलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है कि पहले अटैक किया जाए, उसके बाद कहा जाए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। नवाज शरीफ की चॉइस को एंडोर्स करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, और आज कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है
ना, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहां पे अदारे मौजूद हैं और वो अदारे इसकी करप्शन की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जो है ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग के केस में जो चीजें शामिल हैं उससे बहुत आगे चीजें चली गई हुई हैं, वो सारी की सारी सामने आएंगी और सारे का हिसाब होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं मिफ्ताह इस्माइल साहब को कहूंगा कि वो सर थैंक यू सर। सर मैं यहाँ से जो आपकी बात थी वो बिल्कुल बात मानता हूँ कि इमरान खान जो है वो मेरिट की बात कर रहे हैं और इमरान खान फिर ये भी बता दें और हमको ना बताएं, आप लोगों को अखबार वालों को आके जवाब दे दें, जर्नलिस्ट को जवाब दे दें कि उस्मान बुज़दार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था, शहरियार क्या मेरिट थे इन लोगों के? आप पूछे ना, ये जो नाम ले रहे हैं हम। शहरियार अफरीदी साहब मेरिट पे थे। वो जो बात पे जो है रब की कसम खाता था, सुनावला को, राना सुनावला को जो है उसके हीरोइन पकड़े गए हैं और असेंबली के अंदर कहता था कि ये मेरे ऊपर 99 नाम है, मैं इनकी कसम उठा कहता हूं कि इससे हीरोइन बरामद हुई है। आज वो क्या कोई पूछता, यही उससे पूछ ले कि क्या वो मेरिट था राना सुनावला वाला। प्लीज मैं और ये जो फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, उनका भी बड़ा मेरिट है। क्या ये मेरिट पे थी? सीरियसली क्या ये मेरिट पे थे? क्या इमरान खान साहब को एजेंसीज ने, मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप भी पूछिएगा इमरान खान से, क्या इमरान खान साहब को एजेंसीज ने बताया था फराह खान साहिबा का करप्शन? क्या उनको पता थी? क्या इमरान खान नहीं चाहते तो वो करप्शन कर सकती थी? क्या वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी? ये सवाल है सीधा कि क्या वो पैसे लेती थी ट्रांसफर पोस्टिंग के, हाँ या ना? क्या इमरान खान को पता थी, हाँ या ना? क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी, हाँ या ना? क्या वो मेरिट पे थी? इसी तरह फिर एक सवाल उठता है कि ये जो खावर मानेका साहब और उनके बेटे ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स करते थे, ये लोगों को, आपको पता है कि ये उनका तो शुफा था ना यार, कि ये लोग जिस मर्जी एसी और डीसी को, जब इन्होंने चाहा डीसी को इन्होंने सस्पेंड करवाया है। एक दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर आते थे पंजाब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये इसको सस्पेंड करो। क्या ये ऑर्डर्स मेरिट पे होते थे? क्या ये जो इनकी मर्जी पे जो चीज़ें होती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग, ज़मीनों के इंतकाल, ये मेरिट पे थे क्या? क्योंकि अब मेरिट पे बात निकली तो ये बात भी कर ले कि क्या इब्राहिम मानेका, खावर मानेका साहब जो ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे, जो चीज़ें करते थे, जो इंतकाल करते थे ज़मीनों के, ये मेरिट पे थे या ऐसे ही थे? खान साहब ये बात करते हैं, आपको पता है सब, इन्होंने एक से कई मरतबा बात करी कि BRT के अंदर, लाहौर BRT में चोरी हुई थी। 27 अरब रुपए का BRT लाहौर का बना था, 29 किलोमीटर लंबा। शहबाज शरीफ ने जो बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया, 29 किलोमीटर लंबा 27 अरब में बना था। खान साहब ने जो BRT पेशावर में बनाया वो 105 अरब रुपए का था। वो KP हुकूमत को, कुछ लोग कहते हैं 90 का बनाया, कुछ कहते हैं 77 का बनाया, लेकिन जो भी आप नंबर पकड़ लें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रुकवाने? अगर आपको सिर्फ चोर मालूम करना हो तो इन्वेस्टिगेशन होने देते, आप क्यों गए थे? आपने क्यों नैब के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन इसको नहीं होने दी? ये एक जवाब देना खान साहब कि ये BRT में किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? ये बात पता चलनी चाहिए कि इसमें जुल्फी बुखारी साहब का क्या इंटरेस्ट था। ये अगर आपको याद हो, अगर आपने टीवी पे देखा हो, इस रिश्ते को उन्होंने डिसओन किया और ये उसी वक्त कर दिया था उन्होंने जब ये सारा कुछ जो है सामने इसका सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ था। उन्होंने कहा जी कि मेरा उस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब ये रिश्ता जो है वो कायम हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को इस बहस में या इस जो है वो तनाज़े में जो है उनको इन्वॉल्व करना जो है मेरे ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप अगर उनके शहर के हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के हैं, मैं भी गुजरांवाला डिवीज़न के हूँ, चौधरी साहब बड़े पुराने हमारे साथी हैं, 3-4 दफ़ा वो वज़ीर रहे हुए हैं
और उन्होंने इस रिश्ते से अपनी जो है लातल्लुकी का इजहार जो है भरमला एक टीवी प्रोग्राम पे किया हुआ है। मुझे अब याद नहीं है कौन सा टीवी, लेकिन मैंने खुद सुना हुआ है। जी आप और राहुल नुमान साहब। मेरा नाम राहुल नुमान है, मैं रहीम खान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि आया कि पीडीएम के रिसेंटली इजलास में यह फैसला हो चुका है कि आर्मी चीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, और जो मतवक्के दौरा है शहबाज शरीफ साहब का लंदन का, क्या उसकी की ये कड़ी है? दूसरा सर ये भी थोड़ा सा वादे करें कि क्या पीडीएम ने ये भी फैसला कर लिया है कि पंजाब का वज़ीर आला चेंज किया जा रहा है, हमजा शहबाज साहब नए वज़ीर आला होंगे? ये सर ये आपके सप्लीमेंट्री इसका मैं इसी सवाल में जी फरमाएं। जो आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, वो हमने तो कहीं नहीं सुनी, क्योंकि किसी टीवी चैनल ने दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। इसका सवाल मिलता नहीं है, सवाल का जवाब देना था ना उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे लूं। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं उनका जवाब दूं, मैं आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। हाँ जी प्लीज जरा रिपीट कर दें। मैं मुझे जी मैं उस इजलास में इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कतई तौर पे। दूसरा जो है हमजा शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आला बनना, उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। लंदन जाने का मियाँ शहबाज शरीफ के टूर का कम से कम मुझे कोई इल्म नहीं है, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसलिए आपके तीनों सवाल जो हैं उनका जवाब जो है नफ़ी में है। इस किस्म के ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई फैसला हुआ है, ना कोई कतई तौर पे इस किस्म को। जी आप बताएं। जो जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है वो किसी टीवी चैनल ने दिखाई नहीं। एक तो बता दें उन्होंने कहा क्या है, लेकिन आपने जो कहा है वो तो सारी दुनिया ने सुना है। आपने कहा कि इन्होंने हड्डियों से गोश्त भी नोच लिए हैं, और जो मियां जवेद लतीफ ने कहा वो भी सबने सुना है, और जो कहा गया कि वो खुडे लैंड लग गया है वो भी सबने सुना है। मुझे बताएंगे नहीं, मैं आपका सवाल बिल्कुल सर, मैंने इसी फोरम पे इस सवाल का 2 दफ़ा 3 दफ़ा जवाब दे दिया हुआ है, आप मौजूद थे। लेकिन मेरा ख्याल है आप उसका इयादा चाहते हैं या भुल गए हो, तो दोबारा मेरे को कहलवाना चाहते हो। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको उस वक्त भी जवाब दिया था, आज फिर जवाब दे देता हूँ, सिर्फ आपकी फरमाइश के ऊपर, कि मैं उस वक्त एक सियासी हुकूमत थी और उस पॉलिटिकल हुकूमत का सरबराह जो था वो वर्दी वाला था। हम उसकी अपोजिशन में थे, जनरल मुशर्रफ की। हम वो उस सियासत में हमारी अपोजिशन जो है बनती थी। कसूर उस शख्स का था जिसने अपने अदारे को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के सियासत में उसको घसीटा हुआ था। मेहताब भाई तो तसल्ली हो गई है। सर मेरा नाम मेहताब है। सर पहला सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान साहब भी उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हुकूमत का क्या इरादा है कि कब तक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला जो है वो करेंगे? तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है सर, आप करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने करप्शन की, आप गवर्नमेंट में हैं, आप कब तक सब्सटैंशियल किस्म के केसेस बनाएंगे और इस्टेब्लिश, और सिर्फ बनाएंगे नहीं, जैसी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन पहले होती थी वैसे ना बने, कि इस्टेब्लिश भी कर सके कि उन्होंने वाकई करप्शन किया। पहला सवाल कौन सा था? आर्मी चीफ की अच्छा फैसला कब तक होगा? देखें, ये फैसला जो है, मुझे जो 2 एक्सपीरियंसेस हैं, उन दोनों एक्सपीरियंसेस में जो है 2013-2016 में ये आखिरी चंद दिनों में, बल्कि 2 दिनों में या 3 दिनों में फैसला हुआ था। एक्सरसाइज जो है वो 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट ज़रूर हो जाती है, बल्कि महीना पहले स्टार्ट हो जाती है। डोजियर्स वगैरह मंगवाए जाते हैं, उन डोजियर्स के ऊपर कंसल्टेशन होती है, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला जो है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आखिरी 24 घंटे या 48 घंटे में जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है सारी कंसल्टेशन के बाद जो है अपना माइंड मेकअप करते हैं और वो फाइनलाइज जो है 29 नवंबर को जो है वो अनाउंस हो जाता है। मुझे नहीं इस कथित तौर पे इस चीज़ का इल्म कि जी कोई इससे वेरिएशन इस दफ़ा होनी है, मेरे इल्म में नहीं है। मेरा ख्याल है, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, कि वेरिएशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसेस की जिस तरह आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये बहस जो है माजी में 75 साल में कभी भी इस
इस अपॉइंटमेंट पे इस तरह की बहस जो है नहीं हुई। और अदारे हमारे जो हैं, हमारी अफवाज जो हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उनकी सेंक्टिटी या उनका तकद्दस जो है, उनका प्रोसेस जो है, उसको जितना भी जो है एक हिसाब किताब के साथ जो है वो किया जाए, वो बेहतर है, बजाय इसका कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर रहे हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला जो भी अदारा रिकमेंड करेगा उसकी जो दायरा है या उसका जो एक एम्बिट होगा, उसी के अंदर रह के फ़ैसला होगा और वक्त आने पे कर लिया जाएगा। अगर उसमें कोई वेरिएशन होगी कि पहले किया जाए बाद में किया जाए, या ये जिस तरह आप जिस तरह कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है जी। कैसे देखें, जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है कि हम चाहते हैं कि हाथ डाला जाए तो मजबूत डाला जाए, कानून और कायदे के मुताबिक डाला जाए। कहीं ये ना शायबा भी इस बात का ना हो कि हम कोई विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या कोई हम अपना हिसाब या स्कोर सेटल कर रहे हैं। कतई तौर पे मैं आपको बिल्कुल हल्फन ये बात कहता हूँ कि कतई तौर पे जहाँ भी अगर कोई कमज़ोरी होगी इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन में, तो उसका फ़ायदा इनको दिया जाएगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई कमज़ोरी होगी इनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस में, वो एलिगेशन किसी तरफ से भी लगे हों, तो उसका फ़ायदा जो है जिस पे इल्ज़ाम होगा उसको दिया जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जाएगा। जब तक 100% जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं गले च ना इन्हों का हाथ फड़िया जाएगा, तब तक जो है ना इनके ऊपर मुकदमा नहीं बनाया जाएगा और जल्दी हो जाएगा काम। जी आप कब मजबूत हाथ डालेंगे डॉलर पे, क्योंकि डॉलर का जो है वो बेकाबू है अभी तक, वजह क्या है और आप करेंगे क्या? शुक्रिया जान साहब। लेकिन कुछ दिनों से वापस 2-4 दिनों से जो है वो रुपया वो जा रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब IMF से डील हो जाएगी तो उसके बाद रुपया जो है वो बेहतर हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हालिया सैलाब आया है पाकिस्तान में, और जब तखमीना आया है कि पूरे का पूरा सिंध का कॉटन का क्रॉप जो है वो तबाह हो गया है, इसका मतलब है कि आपको 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की मज़ीद कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी होगी। साथ साथ ये तखमीना आया है कि 20% जो है वो आपका सिंध का शुगर केन क्रॉप तबाह हो गया है। आपकी आधी से ज़्यादा पाकिस्तान भर की 60% जो है वो अनियन की क्रॉप तबाह हो गई है। तो इन चीज़ों पे क्योंकि इंपोर्ट करनी ज़रूरी हो जाएगी, तो इंपोर्ट डिमांड बढ़ जाएगी, तो आई थिंक कि मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे अनासर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब से ये फ्लड्स का ये हुआ है, इससे एक प्रेशर आया है कि जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंपोर्ट्स की है वो बढ़ गई है। और ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान भर के अंदर रीबिल्डिंग करेंगे, सिंध में खुसूसी तौर पर, फिर बलोचिस्तान में, फिर KP और पंजाब में, तो आपको उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो शायद इसलिए बढ़ रही है। स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन नहीं करता। की एक्सपोर्ट की इजाज़त इंडिया से कितनी किया? इंपोर्ट किया अभी तखमीना नहीं लगा है, और जब तखमीना लग जाएगा तो उस वक्त जो है ये बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ड्यूटी फ्री इजाज़त दी जाए, दीगर ममालिक से भी दी जाए, और उस वक्त ये भी बात हो जाएगी कि हिंदुस्तान से दी जाए कि नहीं दी जाए। मुझे पता है कि ऑलरेडी मेरे पास एसोसिएशन आ गई हैं जो कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त ये कबल वक्त होगा, वक्त आने पर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मैं अश्योर कर रहा हूँ कि हमारी कोई भी टेक्सटाइल मिल जो है जिसके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, वो खुदा न खास्ता इसलिए बंद नहीं होगी कि उसको कॉटन नहीं मिलेगी। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल द कॉटन दैट द टेक्सटाइल मिल्स नीड। जी बहुत शुक्रिया। 2 छोटे से सवाल हैं। पहले ख्वाजा साहब आप मेरे नाल रोजाना निबड़ते रहते हो, ना निबड़ो। नहीं, मैं तो सर इनके सामने ज़्यादा पेश होता हूँ। आप करें अब इस भाई आपने बात किया कि डिसऑन किया जा रहा है बयान को उनके साथियों की तरफ से, और बहुत से उनके ऐसे लोग हैं जो स्टेट में रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं ये बात को कर रहे हैं जी। आप करें। शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे सर, वो आजकल रिजल्ट नहीं आ रहे, उनके हवाले से सर बताइएगा क्योंकि आपको मालूमात हैं। और मिर्जा साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब मुसलसल अपने ये तुहानू कित्थों पता लगा कि मेरी मालूमात इन्होंने सर मिर्जा साहब ये बताएं कि कल भी इमरान खान ने जो है IMF का जिक्र किया है कि IMF जो है अब
इकॉनमी पे ये बात कर रहा है, IMF ये बात कर रहा है, एक तरफ आप कहते हैं कि जी जो इकॉनमी को डिट्रैक्ट करने में इमरान खान है, तो आप उसी IMF को यूज़ करते हुए वो आपका मेरे खान साहब जवाब दे दें, शाह महमूद को कुछ जवाब नहीं है। ये IMF का आप लेंगे, IMF का मैं ले। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब से कामरान खान साहब ने पूछा और उन्होंने आगे से कहा जी कि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जो शख्स जो है वो अपने लीडर उनका नवाज शरीफ साहब ही ने चंगा ना लिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब बत्ती टुर गई है। ये मैं जारी रखूं जी? आवाज ऊंची कर ले। देखें, ये उनके लीडर जो है मियां नवाज शरीफ भी रहे हुए हैं, उनके लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद भी रही हुई हैं, उनको भी उन्होंने डिसोन कर दिया था वक्त आने पे, इसको भी डिसोन कर देंगे, उन्होंने केड़ा कुछ आकाएगा। और अभी कुछ IMF को भी और भी IMF का नहीं, मैं IMF का वज़ीर ख़ज़ाना जवाब दे। चलो, मैं ये मुझे एक मिनट लगेगी, मैं माजरत के साथ ये जो बिजली बंद हुई है, इसका लोड शेडिंग का भी कोई मसला हल होगा? मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। मैं दोनों जवाब दूंगा। मैं ये लाइट आएगी भाई, तो उसके बाद जवाब दे देता हूँ। जी, IMF का भी आपने बात की और लोड शेडिंग में दोनों की बात करता हूँ। देखिए, IMF की जहाँ तक बात है तो खान साहब ने कोविड के जब आने से पहले, आप जानते हैं खान साहब के बयान जो थे, खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। खान साहब ने खुदकुशी तो गालिबन नहीं की है, लेकिन IMF के पास चले गए। उसके बाद जब IMF से इन्होंने मानी सब चीज़ें, उसके बाद कोविड के बाद ब्रेक आई, उसके बाद फिर IMF से मुआहदा किया नवंबर में पिछले साल, और IMF से इन्होंने वादा किया कि मैं अब एमनेस्टी नहीं दूंगा। ये लिखत पढ़त के साथ वादा हुआ है। IMF से वादा किया कि मैं बिजली के ऊपर कोई ब्रेक नहीं दूंगा, कोई सब्सिडी नहीं दूंगा, और IMF से ये भी वादा किया कि हम पेट्रोल के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे और हर महीने 4 रुपये बढ़ाते हुए 30 रुपये लेवी लगा देंगे डीजल के ऊपर और 30 रुपये लेवी लगा देंगे पेट्रोल के ऊपर। ये इमरान खान के लिखत पढ़त में वादे हुए हैं IMF से। जब फरवरी के महीने में खान साहब ने एक दिन डिसाइड किया तो उन्होंने ये IMF से एग्रीमेंट तोड़े, अपने चाहने वालों को, दोस्तों को, ATMs को इन्होंने एमनेस्टी दी, नंबर 1। उस वक्त जबकि इकॉनमी ऑलरेडी ओवरहीट कर रही थी, कोई जवाब नहीं था माँ सिवाय इसके कि आप अपने दोस्तों को सिर्फ पैसे देना चाह रहे हैं, आपने एमनेस्टी दे दी। नंबर 2, आपने 5 रुपये बिजली के ऊपर सब्सिडी दे दी, और नंबर 3, आपने गैस और पेट्रोल और डीजल जो है वो आपने सस्ता कर दिया। अब पीछे से पेट्रोल और डीजल महंगा होता रहा। एक वक्त था कि 120 अरब रुपया अप्रैल के महीने में नुकसान हुआ हुकूमत को, जो वफाकी हुकूमत चलाने के 3 गुना ज़्यादा खर्चा था। अब पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए हैं, जहाँ से शहबाज शरीफ लेकर आया है पाकिस्तान को। आज आप सब ने देखा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान वॉज द 4th लाइकलीस्ट कंट्री टू डिफॉल्ट। ये आप तमाम लोगों के पास ये खबर आई है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा था, हम नहीं कह रहे थे, कि दुनिया में 4थे नंबर पर डिफ़ॉल्ट का मुल्क जो था वो पाकिस्तान था, और श्रीलंका उसमें से डिफ़ॉल्ट हो चुका था। ये आप सब ने देखा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वहाँ से आज हम यहाँ पर लेकर आएँ कि कोई डिफ़ॉल्ट की बात नहीं करता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वहाँ से हम लेकर आएँ कि इस फ्लड के बावजूद भी पाकिस्तान इज़ मीटिंग एवरी सिंगल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जब आए तो बिजली रिस्टोर करी। खान साहब कोई लंबा मुआहदा नहीं करके गए थे, ना गैस का, ना पेट्रोल का, ना डीजल का, किसी चीज़ का नहीं करके गए थे, कोयले का भी नहीं करके गए थे। और दुनिया भर में महंगी तरीन बिजली हो रही थी, और साथ साथ सोलर 3 साल से कम हो गया था। इन्होंने 1 किलोवाट सोलर का जो है वो लार्ज स्केल पर प्लानिंग नहीं करी, कोई सोलर नहीं लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। दुनिया चले गई सोलर पे, और ये खान साहब यहीं बैठे रहे, बस हमको बुराइयां करते रहे, हमको गालियां देते रहे। इनकी फिक्र ये थी कि ख्वाजा आसिफ जेल गया, शहबाज शरीफ जेल गया, नवाज शरीफ जेल गया, मिफ्ता जेल चला गया, इसने खाना क्या खा लिया। ये इसकी इतनी छोटी जहनियत थी कि ये लिखवाते थे कि खाना क्या आता है हमारे घरों से, ये लिखाया जाता था। आपको पता है कि हमारे घरों से खाने क्या आते हैं। आप सोचें कि ये जहनियत के लोगों को हमने हुकूमत दी हुई थी, तो जाहिर है पाकिस्तान दिवालिये के नहज पे पड़ा था। उधर से अल्लाह की मेहरबानी से हम वापस लेके आए। लोड शेडिंग हो रही है। अगर लोड शेडिंग ना हो, मैं आपको बता दूँ क्या हो, लोड शेडिंग ना हो तो बिजली बनती है तो 60 रुपये यूनिट बनता है।
फर्नेस ऑयल की बिजली इस वक्त 60 रुपये यूनिट, अगर जामशेरों का प्लांट चलाओ 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है वो बिजली बनाने की। जब वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये, मैं खालिद साहब बैठे मैं इनके सामने कह रहा हूँ, 21% पे ये आए थे। ख्वाजा साहब जब लास्ट टाइम वजीर बने थे तो 21% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस था। अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी फरमाई, हमने ये बिजली भी इतनी लगा दी लेकिन 3% हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कम कर दिया। 21 से 18 पे आ गए, ये वापस 19 पे लेके गए थे। हम 87% बिल कलेक्शन पे आए थे ख्वाजा साहब, हम 93% पे छोड़ के गए थे, वो वापस 88 पे लेकर आ गए। ये दोनों चीज़ें उन्होंने पीछे वहीं पे छोड़ के चले गए थे जो हमने 5 साल में कोशिश करी। मुझे बताएं पिछले 5 साल में एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है? कोई एक इन्होंने कोई अच्छा ट्रांसमिशन लगाया, प्रोजेक्ट लगाया? कोई इन्होंने एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करी है? कोई एक जगह पे इन्होंने कहा हो कि हमने यहाँ पे बिल कलेक्शन अच्छी करी कि फना फीडर जो है उस पर बिल कलेक्शन अच्छी हो गई? कोई एक दिखा दें डिस्को हमको, ISCO, FESCO छोड़ दें आप सिंध की डेस्कोस को, कोई एक दिखा दें हमको डिस्को जहाँ पे इन्होंने बिल कलेक्शन अच्छी करी हो। हर जगह तो पीछे छोड़ के गए। 1077 अरब रुपया पिछले साल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको दिया है पावर सेक्टर को। IMF के हिसाब से 850 अरब रुपए का सिर्फ सर्कुलर डेट हुआ है, जो हमने पैसे दिए तो इसलिए कम एडिशन हुई है। उसके बाद इस वक्त अगर आप चाहें तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, हम 60 रुपए किलोवाट की बिजली बनाएंगे। जो 20% एक निकालो तो 72 की हो गई, और 10% एक निकालो तो ये हो गई 80 रुपए की। 80 रुपए का यूनिट हो जाता है एवरेज पे। तो फिर आपको FSC लग के आएगा लंबा लंबा, और ये जो FSC लग कर आया है आपको अगस्त के अंदर, वो जुलाई के बिलों की वजह से अगस्त में लगा है, वो मई में चले। वो मई की जो यूनिट्स थे उसके अंदर 9 रुपये 90 पैसे यूनिट की ज़्यादा कॉस्ट आई है। जो अप्रैल के अंदर बिजली जो है उसका फ्यूल यहाँ पर आया था, जो मार्च अप्रैल में सौदे हुए थे, जो अप्रैल में फ्यूल आया था, फर्नेस ऑयल आया था, जो मई में चला है, जिसका बिल आया है। तो ये इमरान खान के गुनाह थे, उसका भी हमको भी उसका भी गुनाह हमको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक कश्मकश है कि यहाँ पे जीरो लोड शेडिंग कर सकते हैं तो उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। आप इस वक्त देखेंगे इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो 150 से 200 बिलियन डॉलर्स की बात कर रही है सब्सिडी देने की। आप देख लीजिए कि जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर 1 यूरो पर यूनिट से ज़्यादा का, यानी कि 250 रुपये से ज़्यादा का यूनिट हो गया है बिजली का। तो दुनिया इस वक्त कम्पीट कर रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर PTI की हुकूमत ने कुछ सोलर पावर किया होता, अगर इन्होंने कुछ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया होता, खायर साहब अगर 93% पे छोड़ के गए थे तो वो 95% तक ले आते। अगर वो 18% पे ले आए थे, 3% कम करा था, वो चलो 3 ना करते 2% कम करते तो आज ये हाल ना होता। तो ये हमारी जो इस वक्त आपको महंगी बिजली लग रही है, ये भी PTI का कसूर है। सॉरी उस्मान खान साहब, सवाल आपसे ये है कि आपके दोस्त इमरान खान के बारे में तासुर ये है कि उनको अवामी वज़ीर बहुत ज़्यादा हासिल है। क्या ये भी एक खौफ हो सकता है कि उनको अगर हाथ नहीं डाला गया कि कहीं अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसका अवामी रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा आएगा? क्या ये तासुर मिल रहा है आपको? अगर हुकूमत जैसा आप कह रहे हैं कि जल्दी हाथ डाल दिया जाएगा तो कोई शेयर करना चाहिए तो कौन सी ऐसी लीड है, कौन सा केस है जिसके आप मैं नहीं कर सकूंगा हैंडल जो है ना। एक सवाल करना, एक उसका जवाब है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बाद में इजाज़त दे देंगे। ये उस्मान साहब देखें, ये खौफ कोई नहीं है, अल्लाह के फजल से खौफ कोई नहीं है, उसकी मेहरबानी होनी चाहिए। खौफ उसी का होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात का, और कोई खौफ नहीं है। ये इसकी आप ज़रा पॉलिटिकल जो सपोर्ट है उसके उतार चढ़ाव को स्टडी करें। मैं आपकी बात जो है तस्लीम करके कहता हूं कि जिसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, मुझे इनके बड़े अच्छे सीनियर लीडर ने कहा कि आज अगर हम इलेक्शन में जाएं उससे को महीना 1.5 महीना कबल जो है अदनात की तरीके तो हमें 16-17 सीटें भी नहीं मिलेंगी, हमारा टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इन्होंने बाउंस बैक किया। मेन उसका कॉज जो है महंगाई है, मेन उसका कॉज महंगाई है। बाकी जो इनकी सपोर्ट जो है वो थी, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत कहते हैं, जो स्विंग वोट था वो इनसे जुदा हो चुका हुआ था जो है। अब जो हालात जो इस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला, मिफ्ता साहब ने जब जिस तरह अभी एक्सप्लेन किया है, ये इकनॉमिक जो है, ये इसका जो डाउन टर्न था वो इंशाअल्लाह ताला वो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है हम महंगाई को अगले 2-3 महीने में बेहतर बनाएंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से है जो हमें सैलाब का सामना सारी कौम को इस वक्त करना पड़ रहा है, उससे भी निपटेंगे।
लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल 100% कहता हूँ कि इकनॉमिक जो है वो एक किस्म का जो है वो अप टर्न ज़रूर आएगा और हालात बेहतर होंगे, लोड शेडिंग भी ख़त्म होगी, बिजली के बिलों में भी कमी वाक़या होगी, पेट्रोल की उसमें भी कमी वाक़या होगी। ये पिछला जो मलबा था वो हमने तकरीबन साफ़ कर लिया है। दूसरा आपने कहा कि हम उसको हाथ डालेंगे बग़ैर किसी खौफ के। हम सिर्फ हाथ डालने का, जिस तरह मैंने मेहताब साहब के सवाल का जवाब दिया है, ये चीज़ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम हाथ डालें तो मजबूत डालें, उससे ये शायबा ना हो कि हमको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने हैं, ताकि ये कोई शहीद बनने की कोशिश ना करें। लास्ट क्वेश्चन। सारे की वजह से आपके ख्याल में क्या वाकई आप समझते हैं कि आगे 2-4 महीने में महंगाई के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, और क्या आप IMF से इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई एडिशनल सपोर्ट देने का सोच रहे हैं? जी, मैं आज मैंने कहीं और भी बात कर रहा था तो मैंने ये बात की कि मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अक्टूबर से बिजली के निर्खों में कमी आएगी। बिजली के जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं इसमें कमी आ जाएगी, और कुछ क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स जो किए हुए थे वो भी कम हो जाएंगे। तो बिजली की निर्खें इंशाल्लाह अक्टूबर से कम हो जाएंगी। 1 महीना और जो है वो हमारे आवाम को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन बिजली के निर्खों में इंशाल्लाह अक्टूबर से कमी आ जाएगी, इसका मुझे कभी यकीन है। पेट्रोल और डीज़ल के अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने बात की कि देखें जो फ्लड्स आए हैं, जिससे अगर हमारी मिसाल के तौर पे अब कम हो गई हैं काफ़ी प्याज की प्राइसेस और अन्य टमाटर की प्राइसेस, लेकिन बहुत बढ़ गई थी। 280 रुपये तक, मेरे ख्याल से 300 रुपये तक प्याज पहुंच गई थी, अब शायद काफ़ी 150 रुपये के नीचे आ गई है, शायद 100 रुपये तक आ रही है। तो अब ये हालात के ऊपर भी है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो मुझे बताएंगे इस वक्त मैं आपको सच बताऊं कि फिर फ्लड्स इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है फ्लड्स की। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर रोज़ उसके ऊपर मीटिंग लेते हैं। यहाँ पर 40 लाख ख़वातीन को हम पैसे देंगे, 25-25 हज़ार रुपये, 70 अरब रुपये देंगे। वो भी हम कहीं ना कहीं बजट से लेके आएंगे, इससे हम डेफिसिट नहीं बढ़ने देंगे। 70 अरब रुपये अपने वसाइल से हम दे रहे हैं। तो ये पूरी कौम के ऊपर जिम्मेदारी आई है। अगर हमारे भाई बहन बलूचिस्तान में, सिंध में, साउथ पंजाब के 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में और KP में इस वक्त अगर खुले आसमान के तले सो रहे हैं तो उनकी मदद करना ज़रूरी है। कल 3 लाख टेंट्स का, जो कि 10 अरब रुपए से ज़्यादा होते हैं, उसका ऑर्डर दिया है NDMA ने, वो उसके भी आज कल में मैं उनको पैसे दूंगा। तो इस वक्त ये चीज़ें तो हमारी प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। लेकिन मैं फिर जो ख्वाजा साहब ने बात की है कि देखें कुछ बेस इफेक्ट भी होता है। आप ये देखेंगे कि अक्टूबर से जब बिजली सस्ती होगी तो महंगाई में कमी आने की इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी और वो है। और मैं 2-3 दिन से इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब को भी कुछ प्लान्स बताऊँगा, कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इस पे हाथ पैर मार रहे हैं तो कुछ काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। जी मैं आपको IMF से क्या IMF से आज भी शाम को मेरे ख्याल से रात के 8 बजे मेरी एक वो है वीडियो कॉल है IMF से। तो IMF से बात कर रहे हैं। इस वक्त देखें, इस वक्त खलीक भाई हमें भी नहीं पता कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। हमारा अंदाज़ा है, कोई कहता है कि 10 बिलियन है, कोई कहता है 12 बिलियन है, कोई कहता है 20 बिलियन है, बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन कोई डैमेज नीड असेसमेंट नहीं हुई है। और हमने जो EAD वाले हैं वो वर्ल्ड बैंक के साथ, UN के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ADB के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह ताला एक फर्म एंड क्रेडिबल नंबर लेकर आएंगे कि ये हमारा नुकसान हुआ है। आज शाम तक इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंस डिवीज़न कम अज़ कम आपको रिलीफ के खर्चे की एक लिस्ट दे देगी। हम कोशिश करेंगे आज शाम तक नहीं तो कल इंशाल्लाह फाइनेंस डिवीज़न एक रिलीफ के खर्चे की पर्चा निकाल देगी। रिहेबिलिटेशन का नुकसान ही नहीं पता तो उसको रीबिल्डिंग की कॉस्ट तो बहुत दूर है। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की बात यह है कि देखें, हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने मुझको अप्रोच किया था कि हमको कुछ, जिस दिन ये टमाटर और प्याज बहुत बढ़ गई थी, कि हमको इजाज़त दो कि हम वहाँ से कुछ चीज़ें ला सकें। इसी तरह मुझे फैसलाबाद से और एप्टमा के दीगर लोगों ने कहा है कि हमको कॉटन की जो है वो इजाज़त दें हिंदुस्तान से। लेकिन अभी वो कॉटन तो खैर प्रीमेच्योर है। जो यहाँ तक बात है, उसके बाद अफ़गानिस्तान से कुछ माल आया, हमने पूरी दुनिया से ड्यूटी कम करी है। चीन, मैं खुशी से बता रहा हूँ कि चीन इतने बेचारे अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, कि वो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते हमें कुछ टमाटर और प्याज भेज रहे हैं। तो अगर यहाँ मार्केट संभल गई है तो ठीक है, नहीं संभलेगी तो फिर ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आखिरी सवाल
मिफ्ता इस्माइल साहब का टेन्योर खत्म हो गया 15 अक्टूबर के आसपास, तो आप इनको सेनेटर बनाएंगे या नया वज़ीर खजाना नहीं, क्योंकि आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो यूनियन के पोजीशन को ये जो IMF का इशू है एडिशन फाइनेंसिंग का, अब आपने कुछ तो जवाब दे दिया, पर इस पर क्लैरिटी नहीं है। हफ्ते पहले कह रहे थे आप, मतलब 3-4 दिन में आपका ये ख्याल था कि हमें जरूरत नहीं है, आज आपकी स्टेटमेंट छपी हुई है कि शाम को बात होगी, बात किस चीज़ की होगी, फिर आप उनसे लोन मांगने जा रहे हैं, किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं? और सेकेंडली ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने 300 यूनिट का उन्होंने ऐलान किया, ये डेफर किया है या माफ किया है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। सर आप जवाब दें। नहीं मैं नौकरी एनुअल एक्सटेंशन दे लवा फिर उस बाद नहीं वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह का बड़ा करम और फजल है कि जिस गुमगू की कैफियत में मिफ्ता इस्माइल ने अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो वो जो है उसके जो मैं क्लेम भी करता रहा मीडिया में और एतमाद का इजहार भी अपने भाई पे करता रहा, हमारे दूसरे दोस्त भी करते रहे, कैबिनेट भी करती रही, और सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म करते रहे, तो सो एतमाद जो है मैं समझता हूँ कि वॉज वेल प्लेस्ड एंड नॉट मिसप्लेस्ड। तो ये जो आपने बातें की हैं, 2 बातें आपने की हैं कि एक सेनेटर बनने की या उनकी जो एक्सटेंशन है टेन्योर की, ये जो 6 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारी कंसिडर करेगी। ही इज़ डन वेल एंड कम से कम जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इस बात पे बड़ा कंफर्ट ले सकती है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है मिफ्ता इस्माइल की वो उस बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस वक्त हमारे हालात जो है थोड़े बहुत जो हम उस गंभीर सिचुएशन से जिसमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उससे निकल आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी मुश्किलात भी जो हैं वो आवाम फेस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो उससे भी हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे, हमें पूरा एतमाद है। थैंक यू सर। तो जो ये जो कीमतें इस वक्त हमने की हैं 200 से 300 की, ये डिफर्ड हैं और एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम इसको रिविजिट करेंगे, और ये जो IMF से मीटिंग है वो IMF की रिक्वेस्ट पे हुई है, तो उस पर बात करेंगे।